औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमने जो है वो लेक्चर नंबर 19 जो है उसको स्टार्ट करना है। और लेक्चर नंबर 19 के अंदर आज हमने स्टडी करना है ओहम्स लॉ। लेक्चर नंबर 19 और ओहम्स लॉ, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 1, लेक्चर नंबर 19 ओहम्स लॉ। आज जो मैं आपको ओहम्स लॉ पढ़ाऊँगा, इसमें मैं जो है ये पार्ट 1 है इसका, ओहम्स लॉ का। इस पर 2 लेक्चर्स दूँगा। ये पार्ट 1 है इसका और ये लेक्चर नंबर 1 है इसका ओहम्स लॉ का। इसके अंदर हम चंद बेसिक्स चीज़ें जो हैं उनको ओहम्स लॉ की जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो आपने मैट्रिक में भी इसका बहुत ज़्यादा जो है वो नाम सुना हुआ है ओहम्स लॉ का, कि हम सिंपली क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये इस तरह, ठीक है, ये कंडक्टर है और इसकी लेंथ L है, और इसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है और इसके दोनों एंड्स के ऊपर क्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हो गई तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करेगी। तो अगर ये हमारे पास एक कंडक्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लो कर रही है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर डेल्टा V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। I करंट इसके अंदर से फ्लो कर रही है, और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम ख़त्म कर दें तो हम कहते हैं कि दैट इज़ IR। R यहाँ पर क्या है, ये रेजिस्टेंस है, I जो है वो रेजिस्टेंस है, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है, और I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे पास जो है वो सिचुएशन है। इसको ये जो है डेल्टा V इज इक्वल टू IR, इसको हम क्या कहते हैं, ओहम लॉ। इसको हम जो है वो ओहम्स लॉ का नाम देते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें ओहम्स लॉ को, कि अगर फिज़िकल स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है, फिज़िकल स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है वो चेंज ना हो, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, ये फैक्टर्स जो हैं ये ना चेंज हों, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है, अंडर द फिज़िकल कंडीशंस, यानी कि फ़िज़िकल कंडीशंस के जिनमें टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी चेंज ना हो, तो हम कहते हैं कि जो चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली proportional to, the potential difference is directly proportional to electric current and the resistance of conductor remain constant
and the resistance of a conductor remain constant if the physical state of the system does not change. Physical state, pressure, temperature and humidity. ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है ओहम्स लॉ की हमने डेफिनेशन कर दी, थ्योरेटिकल डेफिनेशन कर दी। वैसे तो डेल्टा वी इज़ इक्वल टू आई आर, ठीक है, ये हमारे पास है कि डेल्टा वी इज़ इक्वल टू आई आर, और इसको हम कहते हैं स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म। ये हमारे पास जो है ये स्केलर फॉर्म है। ये डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, ये ज़रा मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको नीचे से नज़र नहीं आ रहा। डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, ये क्या हमारे पास ये स्केलर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म भी हम इसकी देखेंगे। तो हमारे पास ओहम्स लॉ जो है, ये अगर मैं एक डायाग्राम बनाऊँ, यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊँ आई और वी का, ये देखें, यहाँ पर मेरे पास ये आई है और ये मेरे पास डेल्टा वी है। ये लाइन मैंने खींच दी सीधी, कांस्टेंट है, ये थीटा एंगल, तो मेरे पास tan ऑफ थीटा जो वो क्या आ जाएगा, वो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई आ जाएगा। और इसकी ये क्या है, इसकी स्लोप है, तो ये स्लोप है हमारे पास, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये स्लोप क्या है, ये आर है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई, ये आर है। तो रेजिस्टेंस जो है हमारे पास उन मटेरियल्स के अंदर कांस्टेंट रहती है जब डेल्टा वी और आई चेंज होते हैं, जो कि ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। लेकिन यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स ऐसे भी हैं जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती, जो कि ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। देयर आर large number of materials which do not obey Ohm's law, यानी कि resistance is not equal to constant। लेकिन 90% ऑफ कंडक्टर्स जो हैं, 90% ऑफ कंडक्टर्स आर मटेरियल्स ओबे ओहम्स लॉ, लेकिन 90% जो हैं वो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, उनमें जब करंट और वोल्टेज चेंज होता है तो उसके साथ रेजिस्टेंस भी चेंज होती है। लेकिन जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, उनमें करंट और वोल्टेज जब चेंज होता है तो उसके चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती है, रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट
रहती है। अब हमने नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर देखनी है, अभी मैंने आपको जो स्केलर फॉर्म बताई है, स्लोप निकाल के दिखाई है, रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई, ये थोड़ी सी चीज़ हमने स्टडी की है। अब हमने देखना प्रूफ ऑफ ओहम्स लॉ। प्रूफ ऑफ ओहम्स लॉ में सबसे पहले देखें, जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें अवेलेबल होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। ये आपको किसी दिन एक अलग वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर, इसको समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपसे ये करें कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर मौजूद होते हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं उनकी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है आई वी डी ई एन ए, और इसमें वी डी जो है ये हमारे पास बराबर है ई वी एम एल टाउ। ये हमारे पास एक रिलेशन है, ठीक है। इसको हम क्या लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। पुट 1 इंटू 2, 1 को 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो आई इज इक्वल टू ई वी एम एल टा ई एन ए, और ये हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वायर वी टा एन ए डिवाइडेड बाई एम एल। ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई इज इक्वल टू ई स्क्वायर एन वी टा ए ओवर एम एल। तो ये हमारे पास आई जो है वो आ गया, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि आई इज इक्वल टू ई स्क्वायर एन टा ए ओवर एम एल वी। अब इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं इनको ज़रा हम लेबल कर लेते हैं कि जो ये सारी आई हैं। स्मॉल एल जो है ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एम mass of इलेक्ट्रॉन है, I करंट है,
V पोटेंशियल डिफरेंस है और टा रिलैक्सेशन टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टा क्या रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। टा क्या है रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू consecutive or successive collisions of electrons with atoms of conductor। with atoms of conductor, relaxation time between two consecutive or successive collisions के दरमियान। तो ये हमारे पास सारी जो मैंने इसको लेबल कर दिया इस इक्वेशन को, ये मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 जो है ये सारी मैंने लेबल कर। अब आप देखें कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसके अंदर हम ओहम्स लॉ को ड्राइव कर रहे हैं। तो I ओवर V एन ई स्क्वायर टा ए ओवर एम एल। और अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को उल्टा दूं तो V ओवर I एम एल एन ई स्क्वायर टा ए, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये सारा फैक्टर कांस्टेंट है, ये सारा फैक्टर कांस्टेंट है और V ओवर I ये कांस्टेंट R के बराबर है। और ये कांस्टेंट किसके बराबर है? ये कांस्टेंट R के बराबर है। व्हाट इज R? R इज द रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू आई आर। व्हाट इज दिस? दिस इज ओहम्स लॉ। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। ये क्या है? ये ओहम्स लॉ हमने ड्राइव कर दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये है कि ये जो एम एल एन ई स्क्वायर टा ओवर ए है ये किस तरह कांस्टेंट है। देखिए एरिया ऑफ, सबसे पहले अगर हम मास की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट ही होता है। आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट कितना होता है? m 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कांस्टेंट होता है, ये तो चेंज नहीं होता, ये तो वही रहेगा। उसके बाद n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। सपोज करें कि आपके पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में आप एक यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। सपोज कि हमारे पास ये कंडक्टर है और इसके अंदर एक ये यूनिट वॉल्यूम V है। अब इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो फिर तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और ये यूनिट वॉल्यूम में से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये एटम्स को छोड़ना शुरू हो जाएंगे। तो फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो कांस्टेंट ना रहे। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहने के लिए भी ये ज़रूरी है
के टेम्परेचर कांस्टेंट हो। उसके बाद लेंथ ऑफ कंडक्टर, देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो लेंथ बढ़ेगी, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करें तो लेंथ कम होगी। तो इसके लिए भी ये टेम्परेचर का कांस्टेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर है हमारे पास जो रिलैक्सेशन टाइम टॉ जो है ये क्या, ये दो सक्सेसिव कोलिजन हैं इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के दो सक्सेसिव कोलिजन है किसी भी कंडक्टर में उसके एटम्स के साथ। तो अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है जब एक कोलिजन करता है एक एटम के साथ तो दूसरा कोलिजन करने में उसको कुछ टाइम मिलता है, ठीक है। एक कोलिजन जब करते हैं एटम्स के साथ, मिसाल के तौर पर ये इसी फिगर के अंदर मैं आपको समझाता हूँ कि ये देखें, एक ये एटम है, ये एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इससे आके टकराया, उसके बाद इसको कुछ टाइम लगेगा इससे टकराने के लिए। तो ये जो टाइम है इनके दरमियान का ये टा है, ये रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन टाइम जो है ये डिक्रीज़ हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे। ये रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उनको एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो जब वो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो उनके कोलिजन्स ये तेज़ हो जाएंगे ज़्यादा तेज़ी से वो टकराना शुरू कर देंगे। तो जब वो ज़्यादा तेज़ी से टकराएंगे तो टकराने की वजह से रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि स्टार को भी कांस्टेंट रखने के लिए हमें रिलैक्सेशन टाइम जो है उसको कांस्टेंट रखना होगा, और वो तब कांस्टेंट होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अच्छा, हम ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लेते हैं, वो हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इसलिए लेते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और सब इलेक्ट्रॉन्स के रिलैक्सेशन टाइम जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है उसको ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि ये कांस्टेंट हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट हैं तो इसका मतलब है कि हमने ओहम्स लॉ को प्रूव कर लिया उस कंडीशन में जब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। अब हमने, ये थी स्केलर फॉर्म, अब हमने ये जो ओहम्स लॉ है ये इसकी स्केलर फॉर्म हमने देखी है। तो अब हमने इसकी नेक्स्ट जो देखनी है वो वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम लॉ। देखिए स्केलर फॉर्म जो है वो क्या है हमारे पास, स्केलर फॉर्म जो है वो डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर। तो ये डेल्टा वी हम कंपेयर करें तो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, आई गया हमारे पास जे करंट डेंसिटी के साथ, और आर गया हमारे पास रो रेजिस्टिविटी के साथ। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, आर रेजिस्टेंस और रो रेजिस्टिविटी। तो ये क्या बन गया, E इज इक्वल टू रो जे, और रो जो होता है ये 1/सिग्मा के बराबर होता है। सिग्मा होती है कंडक्टिविटी, सिग्मा होती है कंडक्टिविटी। तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/सिग्मा जे, या J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये दोनों ही हमारे पास वेक्टर फॉर्म्स हैं।
ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे पास वेक्टर्स फॉर्म है। अब हमने इस वेक्टर फॉर्म को प्रूव करना है। प्रूफ, अच्छा वैसे लॉ जो होता है ना उसका प्रूफ नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स होती हैं। ये जो लॉ होता है इसका प्रूफ नहीं होता, लेकिन खैर हम यहाँ पर इसका प्रूफ जो है वो कर रहे हैं। तो अब आप दोबारा इसी इक्वेशन को रिकॉल करें कि v ओवर आई जो हमने पीछे दिखे थी, v ओवर आई थी हमारे पास ml n e स्क्वायर टा a, ये हमारे पास इक्वेशन थी। तो यहाँ से l को मैं इस तरफ ले आऊँ, ठीक है, और m ओवर एन ई स्क्वायर टा एन ई स्क्वायर टा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई आई ओवर। तो हमें रिलेशन पता है कि v इज़ इक्वल टू ई डी या e इज़ इक्वल टू v ओवर d। तो ये गोज़ टू v ओवर l। तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा I ओवर a, ये क्या है, ये J है, और ये M, ये रो है रेजिस्टिविटी, तो ये हो जाएगा रो J, और इसको हम लिख सकते हैं E रो J। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म का प्रूफ जो है वो आ गया। तो रो को अगर 1 ओवर सिग्मा ले लें तो ये हो जाएगा E 1 ओवर सिग्मा J, तो ये आ जाएगा J इज़ इक्वल टू सिग्मा, ये इसकी वेक्टर फॉर्म। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है वो क्या होता है कि J और इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो इसलिए हम इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म भी जब लेंगे तो J को हम सिग्मा E लिख सकते हैं, क्योंकि J और E जो है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो सारे मटेरियल्स आपको, ये तो मैंने पहले बता दिया कि वो हम लॉ को वो फॉलो नहीं करते, कुछ फॉलो करते हैं और कुछ जो है वो नहीं करते। अब हमारे पास दो किस्म के मटेरियल्स होते हैं, जिनमें एक को हम कहते हैं ओहमिक और एक को हम कहते हैं नॉन ओहमिक। तो ओहमिक वो हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, और नॉन ओहमिक वो हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, ऐसे कंडक्टर्स के जो ओहम्स लॉ को ओबे करें, यानी कि उनका अगर हम ग्राफ प्लाट करें डेल्टा V और I के दरमियान, तो वो स्ट्रेट लाइन आए, ठीक है। तो ऐसे कंडक्टर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। इसमें R कांस्टेंट, यानी कि डेल्टा V और I के चेंज होने से रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ओहमिक कंडक्टर होते हैं एट मीडियम एंड लो करंट्स, मीडियम और लो करंट्स के ऊपर। लेकिन जो नॉन ओहमिक है उनका ग्राफ अगर आप देखें तो वो ग्राफ कुछ थोड़ा सा इस तरह चला जाता है। यहाँ तक तो ये ओहमिक है, लेकिन यहाँ से ये नाओहमिक हो गया। तो एट हाई करंट्स, हाई करंट्स जो हैं इनके ऊपर हमें, हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं वो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं, लाइक टंगस्टन फिलामेंट, एंड सेमी कंडक्टर
डायोड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर जो है उनकी डेफिनेशंस जो हैं वो आ गए। तो ये अब आपको मैंने एक फ्लेवर जो है इसका ओहम्स लॉ का दे दिया, और ये आज पहला लेक्चर था इसका, ये लेक्चर नंबर 19 का। कल लेक्चर नंबर 20 में भी हम ओहम लॉ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके कुछ और आस्पेक्ट से इसको प्रूव करके देखेंगे। बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।